नमस्कार दोस्तों, फिर से नई कहानी में आपका स्वागत है। ट्रेनिंग पूरी कर वह जब वर्दी में घर लौटा तो चाचा चाची देखते ही रह गए। उन्हें नहीं पता था कि पराग पुलिस में भर्ती हो गया है, इसलिए अचानक से उसे पुलिस यूनिफॉर्म में देख उनके मुंह से बोल भी नहीं फूट। बड़ी मुश्किल से चाची जी ने खुद को संयत कर कहा, अरे पराग, अंदर आओ बेटा। उनके मुंह से पहली बार अपने लिए बेटा सुन पराग के ओठों पर फीकी सी मुस्कान फैल गई। नहीं चाची जी, मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे टाइम नहीं है। बस मैं आपसे इतना कहने आया हूँ, मैं आज से आपको सारी जिम्मेदारियों से मुक्त करता हूँ। आपने आज तक जो मेरे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के बाद मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं, ना ही मुझ पर कोई अधिकार है। अगर ज़िंदगी में कभी ज़रूरत पड़े तो याद कीजिएगा, आपके एहसानों का बदला ज़रूर उतार दूंगा। इतना कहकर बिना रुके वह वहाँ से चला आया। चाची जी अपना सा मुँह लिए दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रहीं। उस दिन से आज तक उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, ना ही कभी घर वालों के बारे में जानने की कोशिश की। मगर जब आज कुसुम ने इतने प्यार और अपनेपन से उसे भाई कहा तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो, कोई बिछड़ा हुआ अपना मिल गया हो, जिसे वह बरसों से ढूंढ रहा था। इधर बिना भाई की बहन कुसुम भी पराग को भाई के रूप में पाकर बहुत खुश थी। एक तरीके से दो अपूर्ण लोगों ने मिलकर एक रिश्ते को पूरा कर दिया था। शाम अब धीरे धीरे रात में तब्दील हो चली थी। जहाँ कुछ समय पहले अस्त होते सूर्य की लालिमा बिखर रही थी, वहीं अब अंधकार ने अपना आधिपत्य जमा लिया। पराग भी अपनी पुलिस टीम के साथ नाइट ड्यूटी पर जा चुका था। इधर मंजरी को दवाई का असर था या कुछ और, वह सुबह से बेहोश सी सो रही थी। शाम को जब सभी खाना खा पीकर निवृत्त हो गए तब कुसुम ने जाकर मंजरी को जगाया। उठो छोटी, खाना खा लो। अभी इस वक्त खाना? हाँ, सभी लोग खा चुके हैं। तुम भी खा लो, दवाई भी तो लेनी है ना। खाना बन गया है, उसने आश्चर्य से पूछा। हाँ, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मुझे भी आज पता नहीं क्या हो गया है, कितनी भी सो लूं नींद कम पड़ जाती है। मंजरी ने मासूमियत से मुंह बनाते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं छोटी, दवाई की वजह से तुम्हें नींद ज़्यादा आ रही है। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है तुम जितना सोओगी उतना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। अब ज़्यादा बात नहीं, चुपचाप खाना खाओ। कुसुम ने प्यार से मंजरी को डांटते हुए कहा। मंजरी ने खाने की थाली ली और चुपचाप बैठकर खाना खाने लगी। खाना खाकर उसने दवाई ली और फिर से गहरे नींद के समंदर में गोते लगाने लगी। बिना किसी फिक्र के कि किसी की रातों की नींद और चैन उसकी वजह से हराम हो चुका है। इधर सारी रात ड्यूटी करने के बाद चौथे पहर पराग वापस चौकी आ गया। आकर उसने पुलिस यूनिफॉर्म उतार और सोने के लिए छत पर चला गया। सुबह 8 बजे आसपास के कोलाहल से उसकी आंख खुली। अंगड़ाई लेकर वह जैसे ही खड़ा हुआ, उसकी नज़र सामने की छत पर कपड़े फैलाती मंजरी पर पड़ी। किसी सफ़ेद कमल के जैसी सफ़ेद साड़ी में लिपटी मंजरी कपड़े फैलाने में इतनी मग्न थी कि सामने की छत पर उसे एकटक देखते हुए पराग पर भी उसकी नज़र नहीं गई। कपड़े फैलाने का तार थोड़ा ऊंचा होने की वजह से वह पैरों पर पंजों के बल खड़ी हो उचक उचक कर कपड़े डाल रही थी, जिससे उसकी कमर बार बार पल्लू से झांकने लगती। शायद कोई छोटा कपड़ा था जो ऊपर तार पर नहीं पहुंच रहा था। उसको इस तरह बार बार प्रयास करता देख एकदम से पराग हंसने लगा। उसके हंसने से मंजरी का ध्यान पराग की तरफ गया। उसे अपनी तरफ देख वह एकदम से झेप गई। क्या हुआ मंजरी जी, मैं मदद कर दूँ? पराग ने हंसते हुए कहा। उसके इतना बोलते ही मंजरी घबराकर नीचे चली गई। उसकी इस अदा पर एक बार फिर मर मिटा पराग।
आपने तो सुबह बना दी देवी जी। बड़बड़ाते हुए पराग भी नीचे की तरफ चला गया। क्या हुआ सर, बड़े खुश लग रहे हैं। सुबह सुबह कोई खूबसूरत सपना देख लिया क्या? उसको मुस्कुराता देख सुखराम ने भी हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा। नहीं यार, सपने में नहीं, मैंने तो हकीकत में उसे देखा है। किसे देख लिया आपने हकीकत में? सुखराम के इतना बोलते ही पराग का ध्यान अपनी कही बात पर गया। उसने तुरंत बात को संभालते हुए कहा, अरे यार, मैं तो गांव की खूबसूरती की बात कर रहा था। कितनी खूबसूरत सुबह है ना यहाँ की। सो तो है साहब, सुखराम ने उसकी बातों से सहमत होते हुए कहा। सुखराम के सर हिलाते ही वह वहाँ से खिसक लिया। इधर नीचे आकर अपनी सांसें नियंत्रित करने की कोशिश में लगी मंजरी सोच रही थी, यह पुलिस वाले साहब मुझे इतनी अजीब नज़रों से क्यों देखते हैं? मुझसे तो कोई सीधे मुंह बात तक करना पसंद नहीं करता, और यह है कि मुझे देखकर हंस रहे थे। क्यों? इस क्यों का जवाब उसने खुद ही ढूंढ लिया। शायद उन्हें अभी तक पता नहीं कि मैं एक विधवा हूँ। जिस दिन पता चल जाएगा उनका व्यवहार भी औरों जैसा हो जाएगा। विधवा, यह शब्द आते ही एक बार फिर उसके चेहरे पर मायूसी फैल गई। हया से चमकती आंखों में उदासी ने अपना डेरा डाल लिया। अपने कमरे से निकल वह खाना बनाने में जेठानी की मदद करने रसोई की तरफ चली गई। कुसुम को पता था मंजरी की तबीयत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं, इसलिए उन्होंने मंजरी को मना भी किया था, पर सासू माँ के डर से वह खाना बनाने आ गई थी। कुछ समय बाद पराग भी नहा धोकर उसके घर की तरफ निकल आया। आते ही उसने कुसुम को आवाज़ दी, कुसुम दी कहाँ हो? उन्होंने प्रत्युत्तर में आवाज़ दे उसे रसोई की तरफ बुला लिया। रसोई में कुसुम और मंजरी को एक साथ काम करते देख उसने चुटकी लेते हुए कहा, क्या बात है, राम लखन की जोड़ी एक साथ? उसकी इस बात पर कुसुम खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम बताओ क्या खाओगे आज? जो तुम्हें पसंद हो हम वही बनाते हैं। चलो चाय बना देती हूँ, पहले पियोगे ना? जी सरकार, जरूर पीऊँगा, पर आपके नहीं, अपने हाथ की। तुम्हें चाय बनानी आती है? अरे क्या बात कर दी सरकार, यह पूछिए आपके भाई को क्या नहीं आता? अदा के साथ कॉलर ऊपर करते हुए पराग ने कहा। अब आप हटिए, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। ठीक है, माँ जी के लिए भी बना लेना, वह भी मंदिर से आती होंगी। तब तक मैं बाबूजी के कपड़े पर प्रेस कर देती हूँ। इतना बोलकर कुसुम रसोई से निकल कमरे की तरफ चली गई। मंजरी मुंह फाड़े आश्चर्य से उन दोनों की बातें सुन रही थी। मन ही मन सोच रही थी, यह भाई बहन कब बन गए? उसको इस तरह सोच में डूबा देख पराग ने उसे आवाज़ लगाई, मंजरी जी। पराग की आवाज़ के साथ ही मंजरी की तंद्रा टूटी। हाँ जी जी। पहली बात तो यह अपना मुंह बंद कीजिए, मक्खी घुस जाएगी। दूसरी बात, चाय बनाने का सामान दीजिए। असमंजस की स्थिति में फंसी मंजरी चाय बनाने का एक एक सामान निकालकर पराग को देने लगी। उसकी तरफ बिना देखे चाय बनाते हुए पराग ने कहा, आप कुछ पूछना चाहती हैं? एकदम से उसके इस तरह पूछने पर एक बार फिर मंजरी हड़बड़ा गई। आपको कैसे पता मुझे कुछ पूछना है? उसकी हड़बड़ाहट पर एक बार फिर पराग मुस्कुरा पड़ा। क्योंकि मैं पुलिस वाला हूँ, लोगों के चेहरे के भाव को पढ़ सकता हूँ। फिर आपकी तो आंखें ही आपके दिल की चुगली करती हैं, पराग ने बड़े दिलकश अंदाज में कहा। दिल सब सुनते ही मंजरी का दिल जोर जोर से धक धक कर फुल स्पीड में धड़कने लगा। आज तक उससे किसी ने इस तरीके से बात नहीं की थी। अभी वह अपनी धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर ही रही थी कि पराग चाय में चीनी डालते हुए बोल पड़ा, मंजरी जी, आपका दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? कहीं जाने की जल्दी है जो इतनी तेजी से भाग रहा है? मंजरी ने अपने आप को किसी तरह कंट्रोल कर पलकें झुकाए हुए कहा, मैं अभी आती हूँ। पर आपको पूछना क्या था, वह तो पूछ लेती।
कुछ नहीं, उसने ना में सिर हिलाते हुए कहा और इसके साथ ही वह करीब दौड़ने वाले अंदाज में रसोई से निकली। एक बार फिर पराग खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, क्या लड़की है यार, जहाँ बाकी लड़कियाँ पास आने को बेकरार रहती हैं वहीं इसे भागने की जल्दी रहती है, जैसे मैं इसे खा जाऊंगा। कुछ भी हो मंजरी जी, आपकी इसी अदा पर तो फिदा हैं हम। इधर चाय बनकर तैयार हो गई तो पराग 3 कप में चाय डालकर बैठक की तरफ बढ़ गया। उसकी आंखें रसोई से निकलते हुए मंजरी को ढूंढ रही थी, मगर वह कहीं दिखाई नहीं दी। तभी दूर से आते संगीत की धुन उसके कानों में पड़ी। आंखों की गुस्ताखियां माफ हो। पराग खुशमिजाज, व्यवहार कुशल लड़का था, हर किसी के साथ घुल मिल जाता। यह बात अलग है कि वह अपने व्यवहार से अपने परिवार वालों के दिल में थोड़ी भी जगह नहीं बना पाया। यह टीस रह रहकर उसके सीने में उठती। पर कुसुम से बहन भाई का रिश्ता जोड़ने के बाद 20 दिन में ही उसका रिश्ता 20 साल जितना गहरा हो गया। अब उनकी बात आप तुम जैसे शब्दों से ऊपर जाकर तू तुम तक आ गई थी। मंजरी अभी भी पराग के लिए एक पहेली ही थी। हाँ, इन 20 दिनों में माताजी के बनावटी अपनेपन को भी वह भली भांति समझने लगा था। कभी कभी उसे यह आभास भी होता कि उन्हें मंजरी का पराग के सामने आना भी पसंद नहीं है। इसलिए वह भी हमेशा कोशिश करता कि माताजी के सामने वह मंजरी से दूर ही रहे। उससे मंजरी का बुझा चेहरा देखा न जाता। जितना वह मंजरी के करीब आने की कोशिश करता, मंजरी उतना ही दूर हो जाती। पर वह भी कब हार मानने वाला था। लेकिन वह भी अच्छी तरह जानता था कि उसके वर्तमान में खुशियां लाने के लिए उसके अतीत को जानना ही होगा। उसकी जाबाजी और दिलेरी की वजह से आपराधिक घटनाएं कम हो गई थी। कई बदमाश दबोच लिए गए तो कुछ अपनी जान बचा मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। जब भी पराग के पास टाइम होता वह मंजरी के यहाँ पहुँच जाता। मंजरी को देखे बिना उसका मन ही नहीं लगता। अब तो 2 वजह थी वहाँ जाने की। आज भी जब वह शाम के समय सोकर जगा तो मंजरी के घर की तरफ चला गया। आज उसके सिर में सुबह से ही दर्द हो रहा था। अच्छी खासी नींद लेने के बाद भी सिर दर्द में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था। उसने मंजरी के घर पहुँच आंगन में बैठी उसकी सासू माँ को नमस्कार कर उसके बगल में ही कुर्सी डालकर बैठ गया। उसकी सासू माँ भी उससे हालचाल पूछने लगी। तब तक सूखे कपड़े लिए कुसुम भी आ गई। कपड़ों को पलंग पर रख उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या हुआ पराग, इतना उदास क्यों है? कुछ नहीं दीदी। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं, तेरी आंखें तो देख लाल हो रही हैं। वह बस थोड़ा सा सिर में दर्द हो रहा है। चाय पी ले, अभी 2 मिनट में सही हो जाएगा। तो रुक, मैं अभी चाय चढ़ाकर आई। माँ जी आपके लिए भी बना दूँ? नहीं बहू, मैं राम सिंह के यहाँ जा रही हूँ। 4 चक्कर लगा चुका है, जाकर देखो क्या काम है। इतना कहते हुए सासू माँ उठकर बाहर की ओर चली गई। कुसुम खड़ी होती उससे पहले ही पराग आकर उसके पास बैठ गया और उसे भी हाथ पकड़कर वहीं बिठा लिया। दीदी आप कहीं मत जाओ, पराग ने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा। अच्छा नहीं जाती चाय बनाने, पर तेल लाने दे, अच्छी सी चंपी कर दो, दर्द सिर पर पैर रख कर भागेगा। अच्छा ठीक है, कहते हुए पराग एक तरफ हो गया। कुसुम तेल लाकर उसके सिर की मालिश करने लगी। मालिश करते हुए ही उसने मंजरी को आवाज़ लगाई, छोटी छोटी जरा 2 कप चाय बना देना। जी दीदी, कहती हुई छोटी रसोई में चली गई और कुसुम हल्के हल्के हाथों से पराग का सिर दबाने लगी। उसकी मालिश से पराग ने काफ़ी हद तक राहत महसूस की। दर्द कम होते ही पराग की उटपटांग बातें फिर से शुरू हो गई। यार दीदी आप पहले क्यों नहीं मिले, कितना मिस किया मैंने आपको। अच्छा बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे, कुसुम ने उसके कान खींचते हुए कहा। पराग चिल्लाकर बोला, छोड़ दीजिए सरकार,
कान टूट गए तो नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा। इसकी इस बात पर कुसुम हंस पड़ी। अच्छा, एक बात बताइए, सच सच बताना। जी बिल्कुल, पूछिए मिलॉर्ड। यहाँ से जाने के बाद तू हमें भूल तो नहीं जाएगा? कैसी बात करती हो दीदी? वह तो पता है, कुसुम ने उसकी टांग खींचते हुए कहा। जिस दिन शादी हो गई फिर तुझे यह भी याद नहीं रहेगा कि कोई कुसुम दीदी भी है। हमारा रिश्ता खून का तो है नहीं जो तू याद रखे, कुसुम ने फिर छेड़ते हुए कहा। अचानक पराग को जाने क्या हुआ, उसने पलटकर कुसुम के पैरों से लिपटकर उसके गोद में सिर छिपा लिया। अब क्या हुआ, सिर सीधा कर पराग, अभी तो मालिश होगी। पर पराग ने उसकी एक न सुनी। वह उसके गोद में ऐसे ही सिर छिपाए रहा। तब तक मंजरी भी चाय लेकर आ गई तो कुसुम ने उसे फिर आवाज़ दी, चल चाय पी ले, ठंडी हो जाएगी। पर पराग फिर भी टस से मस न हुआ तो कुसुम ने जैसे तैसे उसे सीधा किया। पराग की आंखों से आंसू देखकर कुसुम उदास होते हुए बोली, क्या हुआ पराग, मैंने तो मजाक किया था। पागल, तू तो रोने लगा। दीदी प्लीज़, मजाक में भी ऐसी बातें मत बोलना। जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक हमारा रिश्ता ऐसा ही रहेगा। अपनों के नाम पर तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? कुसुम को भी अब गलती का एहसास हो रहा था। उसने पराग को बड़े प्यार से दुलारते हुए कहा, माफ़ कर दो लाल, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। पास खड़ी मंजरी को अभी तक विश्वास नहीं हुआ कि पराग सच में रो रहा है, इसलिए वह अपनी वहम दूर करने के लिए सिर झुकाए बैठ पराग के चेहरे की तरफ झुककर देखने लगी। उसने जैसे ही देखने के लिए सिर झुकाया, पराग ने अचानक से चेहरा ऊपर की तरफ किया। उसको इस तरह देखता पाकर पराग भी विस्मित हो गया। जो लड़की उसे देखते ही भाग जाती है वह आज झुककर क्या देख रही है? मंजरी ने जैसे ही पराग को अपनी तरफ देखता देखा वह हड़बड़ाकर पीछे हट गई। वो मैं यह देख रही थी, आप सच में रो रहे थे? अच्छा, झूठ में भी रोया जाता है, मुझे तो पता ही नहीं था। नहीं नहीं, वो मैं चाय गर्म करके लाती हूँ। इतना बोलकर मंजरी अपने चिरपरिचित अंदाज में लगभग दौड़ते हुए रसोई की तरफ चली गई। उसके जाते ही पराग बोला, दीदी मैं पानी पीकर आता हूँ, तू बैठ, मैं ला देती हूँ। नहीं, मैं ले लूँगा, मुँह भी धुलना है, रोतड़ू सा हो गया है। उसकी इस बात पर कुसुम हंसते हुए बोली, ठीक है, जा, जब तक मैं कपड़े रख कर आती हूँ। इतना बोलकर कुसुम कपड़े उठाने लगी और पराग उठकर बाथरूम की तरफ चला गया। पराग ने पहले बाथरूम में मुंह धोया, उसके बाद रसोई में आया। मंजरी चाय गर्म कर प्यालियों में डाल रही थी। उसने एक गहरी नज़र मंजरी पर डाली। वह बड़ी तल्लीनता से चाय कप में डाल रही थी। पराग ने मन ही मन सोचा, कितनी मासूम है यह लड़की, देखकर कितनी ठंडक मिलती है। गंगा जल की पवित्रता और चाँद की शीतलता का अनुपम समागम है इसके रंग रूप में। सादगी और खूबसूरती का मिला जुला संगम। तभी किसी के होने का एहसास पाकर मंजरी ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। पराग को इस तरह अपनी तरफ एकटक देखता देख मंजरी हमेशा की तरह असहज हो गई और इसी असहजता में कुछ चाय उसके हाथ पर गिर गई। मंजरी हाथ झटकते हुए चीख पड़ी। उसकी चीख से पराग होश में आया। स्लीप पर फैली चाय और हाथ झटकती मंजरी को देख उसे समझते देर न लगी कि हुआ क्या है। आनन फानन में उसने मंजरी का हाथ पकड़ पास रखे जग में डुबा दिया। उसको हाथ जग में रखने को बोल उसने फटाफट फ्रिज से बर्फ निकाली। अपना हाथ छुपाने की कोशिश करती मंजरी को लगभग खींचता हुआ आंगन तक लाया और वहीं पड़ी कुर्सी पर बिठा दिया और खुद अपने पंजों के बल बैठ हल्के हाथ से मंजरी के जले हुए हाथ पर बर्फ घिसने लगा। मंजरी की गोरी चमड़ी थोड़ी सी तपिश से लाल पड़ गई थी। उसकी जलन को महसूस कर पराग की आंखों में आंसू आ गए। वह लगभग डांटते हुए अंदाज में बोला, कितना हाथ जला लिया, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? मेरा हाथ छोड़िए साहब, मंजरी ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए अंदाज में कहा। चुप, बिल्कुल चुप, अब एक ही लफ्ज नहीं। आप समझते क्यों नहीं, कोई आ जाएगा
तो आने दो, हाथ में चोट लगी है तो ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकता। मैं विधवा हूँ साहब। मंजरी की आवाज़ में जैसे जमाने भर का दर्द छलक रहा था। पागल लड़की, दांत पीसते हुए पराग ने ऊपर की तरफ देखा। मंजरी आंसू भरी डबडबाई आंखों से उसी की ओर देख रही थी। पराग की समझ में नहीं आया कि मंजरी की आंखों में आंसू तन की पीड़ा से हैं या मन की। उसकी आंखों में आंसू देख पराग ने अपनी आवाज़ संयत कर कहा, मुझे पता है मंजरी कि तुम विधवा हो, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता साहब। नहीं मंजरी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई क्या सोचता है मुझे नहीं पता। मेरे लिए तुम गंगा की तरह निर्मल हो, निष्कपट और दोष रहित। तुम जितनी तन की खूबसूरत हो उतनी मन की भी। पराग ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा। पराग की बातें मंजरी के लिए तपती दोपहरी में नीम की ठंडी छांव की तरह शीतल थी। समाज के बनाए नियम में नित नई अग्नि परीक्षा देती मंजरी के मन को पराग की प्रेम भरी बातें जहाँ ठंडक का एहसास दे रही थी। पराग द्वारा उसने दोनों हाथ को पकड़ लेने से एक अनजाना सा एहसास हो रहा था। उसकी आंखें शर्म से धरती में गड़ी जा रही थी। जब शर्म उससे बर्दाश्त नहीं हुई तो पराग का हाथ छिड़क कर वह हिरनी की तरह कुचाले मारती हुई अपने कमरे की तरफ भाग गई। पीछे से पराग चिल्लाया, पागल लड़की, बर्फ तो लेती जा, जलन कम होगी हाथ पर मंजरी एक बार फिर पलटकर देखे बिना कमरे में घुस गई। पराग ने मुस्कुराकर बड़ी अदा के साथ बालों पर हाथ घुमाया। वह मन ही मन गुनगुनाने लगा, आपकी आंखों में कुछ तो बहके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपके अंदाज है। दोस्तों, मंजरी के साथ आगे क्या क्या हुआ ये जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। आगे की कहानी उसके अगले भाग में।